बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बताऊं कि तैयब उर्दगान की तकरीर ने भारत में सफ़े मातम बिछा दिया। तैयब उर्दगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा था कि कश्मीर का मसला जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ा अहम है और ये अब भी एक सुलगता हुआ मसला है और जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म होने के बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। भारतीय तर्जुमान का कहना है कि ये इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और ये इंडिया के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। तुर्की को किसी दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करना सीखना चाहिए। उर्दगान ने तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब के दौरान ये भी कहा था कि मसला कश्मीर तुर्की अवाम के लिए उतना ही अहम है जितना ही पाकिस्तानियों के लिए। इसके अलावा तुर्क मीडिया कश्मीर में अपने नए नुमाइंदे भी ला रहा है ताकि वहाँ पर होने वाले जुल्म को दुनिया में उजागर किया जा सके। तैयब उर्दगान की तकरीर ने इस बात को तक़वियत दी है कि अब वो इस्लामी दुनिया में तुर्की को लीडिंग रोल देने के लिए बेचैन है। दुनिया वाज़े तौर पर दो ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। एक ब्लॉक में अमेरिका, इसराइल, इंडिया, बरतानिया, सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक हैं, जबकि दूसरे ब्लॉक में चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, टर्की, मलेशिया और दीगर ममालिक हैं। और एक तरफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने जा रहा है जो भारत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और इस हवाले से कुछ लोगों का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से इस बात पे मोहर लग जाएगी कि इधर हम उधर तुम, हम कश्मीर मुकम्मल तौर पे दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर में तकसीम हो सकती है। पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दो अलग चीज़ें हैं, दोनों के अलग अलग वज़ीर आज़म और अलग इंतज़ामी ढांचा है, इसलिए इससे कश्मीर के स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात करने वाले भारत को भी समझा दें, जिसने आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर को फेडरेशन में ज़म कर लिया और पाकिस्तान के कश्मीर पे हर रोज़ धमकियां देता रहता है। 13 घंटे तक जारी रहने वाली चाइना और भारत की छठी कमांडर लेवल मुज़ाकराती मीटिंग में तो ये तय हो चुका है कि दोनों फरीक अब लद्दाख में मजीद री-एनफोर्समेंट नहीं करेंगे, जबकि मीटिंग में चाइना पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग, डेप्सैंग के इलाके खाली करने से इनकारी रहा और बातचीत में कोई पेशरफ भी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि चाइना अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। इसने किसी भी सूरत भारत और अमरीका से CPEC को बचाना था और वो इस मकसद में कामयाब होता जा रहा है। जहां नरेंद्र मोदी इंडिया में हिंदुत्व प्रमोट करने पर लगा हुआ था, चाइना बड़े पैमाने पर अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी पे अमल पैरा था और लद्दाख के मामले से पहले चाइना ने बड़े पैमाने पर अपना काम शुरू कर दिया। ये सब कुछ इंडिया के इल्म में था, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे थे और ना ही इसे किसी किस्म का खतरा समझ के सीरियस लिया था। एक बड़े सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी स्ट्रैटफर्ड ने अपने इंकशाफात किए, जिससे नरेंद्र मोदी और इंडियन फौज उनके नाम नहाद इंटेलिजेंस का भी पोल खोल गया। उस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द 13 नई एयर बेसिस उस वक्त बनाना शुरू कर दी थी जब 2017 में इंडिया के साथ डोकलाम के मकाम पे चाइना स्टैंड ऑफ सामने आया था और जब से लद्दाख का मामला शुरू हुआ, चाइना ने 4 हेलीपोर्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी और इंडियन फौज सोती रही। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की हिकमत अमली तैयार ही इस तरह की गई थी कि इंडिया को इलाकाई तनाज़ात में नाकाबिल तस्खीर चैलेंज दिया जाए और इस हवाले से बीजिंग ने ऐसी ज़बरदस्त हिकमत अमली तैयार की कि मुतनाज़ इलाकों में चाइना को अपनी अफवाज को मुतहरिक करने की ज़बरदस्त सलाहियत हो गई। अब दूसरी तरफ इंडिया की मिसाल ऐसी है जैसे सैलाब सर पे आ जाने के बाद एमरजेंसी कदम उठाना और फिर ऐसे इकदाम नहीं से तो सैलाब नहीं रुकता और ना इससे होने वाले नुकसान। यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी चाइना के साथ जल्द अज जल्द लद्दाख बॉर्डर पर मामला को निपटाने की कोशिश कर रहा है और 20 जवान गंवाने और हज़ारों मुरबा किलोमीटर चाइना के कब्जे में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह चाइना को मज़ीद आगे जाने से रोका जा सके। इस हवाले से भारत अमेरिका की मदद भी ले रहा है कि चाइना साउथ चाइना सी में प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि चाइना इंडिया के साथ मज़ीद सरहदी तनाज़ात ना करे, लेकिन चाइना ने अपनी तैयारी कर रखी है। चाइना न सिर्फ इंडिया के सर पे बल्कि साउथ चाइना सी में भी कामयाबी से अपनी पोजीशन काफ़ी मजबूत कर रहा है। इसकी एक झलक तो हमें ताइवान में आला सतह के अमरीकी अहदेदार के दौरे के मौके पर ताइवान स्ट्रेट में जंगी मशकों के दौरान नजर आई। ताइवान स्ट्रेट में किसी भी सेंट्रल लाइन को मुस्तरद करते हुए 3 दर्जन से ज़्यादा चाइनीज़ फाइटर्स जेट ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में मुख्तलिफ सिमतों से दाखिल हुए। इस पर ताइवान ने अपने तैयार और मिसाइल सिस्टम भी अलर्ट कर दिया और हाल ही में ताइवान के साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कि चाइना ताइवान के खिलाफ वॉर लाइक टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना ताइवान को अपना सूबा करार देता है और ये अमेरिका ताइवान को असला और फौजी इमदाद देकर पोशपनाही कर रहा है। वापस आते हैं इंडिया की तरफ। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना अपनी एग्रेसिव स्ट्रेटजी के जरिए इंडिया को उकसा रहा है, वो भी अपने बॉर्डर पे हेवी कंसंट्रेशन करे और मामला तेज़ी से तसादुम की तरफ जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना कैसे अपने मिसाइल सिस्टम तिब्बत में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब कर रहा है और हालिया रिपोर्ट इस बात को कन्फर्म करती नजर आती है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना ने तिब्बत में मनसरोवर लेक के किनारों पर सर्फेस टू एयर मिसाइल साइट कायम कर ली है और ऐसी कई फैसिलिटीज़ डोकलाम
और सिक्किम सेक्टर्स में तेज़ी से कायम की जा रही है। स्ट्रैटफोर्ड रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में तिब्बतन प्लेटो पर चाइना का सिर्फ एक हेलीपोर्ट था, लेकिन चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ाया और 2019 तक चाइना 4 एयर बेसिस, 4 एयर डिफेंस साइट्स और 1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन भी कायम कर चुका है। और ये परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए इशारा है कि चाइना वापस जाने के लिए नहीं आया, बल्कि चाइना पूरी तैयारी कर चुका है। और चाइना के इस बुनियादी ढांचे का मकसद पूरे हिंदुस्तानी सरहद पे फ़िज़ाई ताकत को मजबूत बनाना है। और इंडिया अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद चाइना के सामने शदीद कमज़ोर नज़र आता है और टकराव की सूरत में चाइना अपने मजबूत मिलिट्री ढांचे की वजह से इंडिया को शदीद इस्तेसाल का शिकार कर सकता है। और फिर जो इंडिया की फ़ौज का हाल है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि वहाँ तो जनरल इख्तियारात के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो जंग की सूरत क्या लड़ेंगे। पाकिस्तानी सरहद पर तैनात भारतीय फ़ौज के 2 जनरल इख्तियारात की जंग में मारामारी पर उतर आए, यहाँ तक कि आर्मी चीफ को मुदाखलत करना पड़ी। पंजाब और राजस्थान की सरहद पर तैनात साउथ वेस्टर्न कमांड को लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेयर ने अहकाम जारी किए तो सेकेंड इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल के रेपसवाल ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। साउथ वेस्टर्न कमांड को अब 2-2 जनरल चलाने लगे। भारतीय आर्मी चीफ MM नरवा ने अपने वाइस चीफ ऑफ स्टाफ को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंप दी। चाइना तो जो कर ले सो करेगा, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान पाक फौज को बदनाम करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। पहले मियां नवाज शरीफ की तकरीर भारतीय अखबारों की जीनत बनी, अब इनकी साहबजादी मरियम नवाज के इस बयान का भारत डंडोरा पीट रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, ना कि GHQ में। अब गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का मकसद CPAC को महफूज बनाना है। भारत शुरू से ही क्लेम करता आ रहा है कि CPAC इसकी ज़मीन पर बन रहा है, इसलिए मुतनाज़ है। जो हरकत मोदी ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर में गैर मुस्लिमों को बसाने से शुरू की, इसका मुंह तोड़ जवाब यही बनता है कि पाकिस्तान पर भी किसी प्रेशर में आए बगैर टिट फॉर टैट का मुजाहरा करे। और जहाँ तक मामला पार्लियामेंट में हल तलब करने का मसला है, तो बदकिस्मती से मियाँ शरीफ ने आज तक कौन सा मामला पार्लियामेंट में हल किया? क्या हाल ही में फाटफ पे कानून साजी के लिए मामला पार्लियामेंट में हल हुए थे? इससे पहले जो भारी अक्सरियत से बिल पास हुए थे, क्या वो पार्लियामेंट में हल हुए थे? कौमी सलामती से मुतल्लिक़ मामला पार्लियामेंट से पहले हर प्लेटफॉर्म पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए डिस्कस भी किए जाते हैं। ये अभी तक की अपडेट्स ही, आपको मज़ीद बताऊँगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।